सुनते तो लोग फोन है कि फोन के ऊपर लोग क्या चढ़ा रहे हैं वो सुनते हैं। अब चढ़ाने वाले आप ही लोग हो। अगर आप सही कैंडिडेट की सही बात जनता के बीच ले जाना चाहोगे तो आप वो चीज़ चढ़ाओगे। एक तरफ तो अगर आप देखें तो एक तरफ आपका परिवार राजनीतिक से जुड़ा हुआ है लंबे पीढ़ी से, दूसरी तरफ डांगा साहब कह रहे हैं कि हमारे पिताजी सरपंच 3 बार रहे और शुरू से ही राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। इधर आरएलपी बेनीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी एमएलए रहे हैं और वो भी जुड़े हुए हैं। तो खिंवसर की जनता हम क्या सोच के वोट करना चाहिए आपकी अगर हम बात करें? अब आप देखिए कि बेनीवाल साहब का ग्राफ नीचे नीचे गिर रहा है। जनता को देखोगे कि भैया वो गाली गलौज से बात करता है, महिला की आदर नहीं करता, या उनकी भाषा शैली ले लो, कार्यशैली ले लो, तो जो युवा पीढ़ी है वो उन्हीं को रोल मॉडल बना रही है। एक भी काम किया हो तो मुझे बताओ। और कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो पहली बात तो है कि वो आधी बोतल हैं। तो अभी तो आपको जनता ने राज की चाबी नहीं दी है, फिर भी आप उनको धोखे में रख रहे हैं, तो फिर वो आप जनता के साथ क्या करेंगे? देखिए, मेरी शादी हुई जब तो मैं केवल 18 साल की थी। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई और एमडी की पढ़ाई, सारी पढ़ाई शादी के बाद की है और हमेशा टॉप किया है। खिंवसर की जनता आपको सुन रही है, आप कह रहे हैं कि हमेशा आपने टॉप किया है, क्या इस बार खिंवसर के विधानसभा भी आप टॉप पे रहेंगे? अब बार आपने ध्यान है खिंवसर विधानसभा उपचुनाव चल रहा है और उपचुनाव महीने कांग्रेस जगह प्रत्याशी है डॉक्टर रतन चौधरी आप साथ है। आऊँ खूब बातचीत करना आप साथ शेयर करूँ। मैं आपने बताऊँ कि खिंवसर चुनाव शुरू या उन टाइमरा लोगों रे मन महीने एक ही सवाल हो कि इन बार कांग्रेस है वो बहुत कम वोट लेला, लेकिन ज्यों ही रतन चौधरी ने टिकट मिलियो और मैदान रमाईने समीकरण बढ़िया तो अब कोई आ नहीं कह सका कि सेकंड कौन रही जीती कौन, और त्रिकोणीय संघर्ष उगो है, क्योंकि जिन साइड महीने जनता रो भारी पड़ाव रही बी साइड में जीत निकली। अब डॉक्टर साहब आप साथ है और खूब बातचीत कराला। राम राम सा। राम राम सा, राम राम सा। सबों पहले तो आप यूँ बताओ कि खिंवसर महीने आप चुनौती किन्ने मान रहा हो, क्योंकि मैदान में आप हो और आप सामने चुनौती कहीं मान रहा हो? कांग्रेस सरकार और हमारे सीनियर लीडर्स मने अठे कांग्रेस उम्मीदवार बनार भेजी और बीरे बाद में मैं लाडला 10 दिनाऊँ इन क्षेत्र में घूम रही हूँ, जनता हूँ मिल रही हूँ, देख रही हूँ, तो मने तो वही लगे कि अपन ही है जो जीतेंगे, क्योंकि जनता बदलाव चाहती है और जनता को पता चला कि इतने अच्छे उम्मीदवार जब हमको मिल रहे हैं तो हम इनके साथ ही जुड़ेंगे। ये मुझे हर दिन उनसे स्नेह और आशीर्वाद मिल रहा है। बिल्कुल सही कह रही हो कि एक बात मैं आपने पूछना चाहूँ कि कांग्रेस एक समय ऐसा था कि टिकट किसको दें ये बड़ा पसंद था मार्केट में कि टिकट कौन लेके आएगा, क्योंकि रेवंत राम जी डांगा जो भाजपा के उम्मीदवार है वो बहुत कम वोटों से पिछली बार आ रहे थे, तो लोगों का समीकरण ये था कि इस बार तो 2 ही खिलाड़ी मैदान में कूदेंगे, आरएलपी और भाजपा। लेकिन आपको टिकट देने के पीछे पार्टी की मंशा और पार्टी को क्या विश्वास है और आप जनता से क्या उम्मीद लगाए बैठे हैं कि कितने वोट ले पाएंगे या फिर आप ही मैदान में? इसका ऐसा हुआ कि उपचुनाव की घोषणा के बाद में कांग्रेस की जो रिसर्च है कमेटियाँ बन के आई कि भाई आप एरिया में जाके जो हमारे कांग्रेस के जुड़े हुए हार्ड कोर जो हमारे वोटर्स हैं वो क्या चाहते हैं। तो वहाँ से ब्लॉक लेवल पे 5-7 जगह पर उस कमेटी की मीटिंग्स हुई और वहाँ पर हमारे जो कार्यकर्ता हैं कांग्रेस के जो अब तक भी कांग्रेस से जुड़े हुए हैं उन सब ने यही उन लोगों को बोला कि हम हाथ का सिंबल चाहते हैं, हम यहाँ पर वापस से कांग्रेस चाहते हैं। हमारा हाथ जो है वो किसी के साथ गठबंधन होकर के और दूसरे चिन्ह पे मत देने का हमारा मन नहीं करता है। तो आपके माध्यम से इन जो कमेटियाँ आई हैं उनके माध्यम से हम पीसीसी अध्यक्ष महोदय को और गहलोत साहब को, पायलट जी को और सीनियर दिल्ली वाले लीडर्स को, सोनिया जी, खड़गे जी, उन सबको ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारी ये बात उन तक पहुंचाओ कि हमारी ये खिंवसर बेल्ट के अंदर बहुत अपने कांग्रेस के हार्ड कोर कार्यकर्ता हैं जो जुड़े रहना चाहते हैं कांग्रेस परिवार से। तो उनकी ये आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि हमारा कांग्रेस के सिंबल के साथ में ही कांग्रेस का प्रत्याशी उतारा जाए। लेकिन पिछली बार सवी सिंह जी साहब खड़े हुए थे और बहुत अच्छा वोट बैंक लिया था, केवल कुछ ही वोटों से वो चुनाव पराजित हो गए थे, तो वो भी इस आपको टिकट देने में पीछे उनका हाथ है कि? बिल्कुल है साहब। तो
तो जब ये बात सीनियर लीडर्स तक पहुंची तो उन लोगों ने पिछला मंथन किया कि पिछले जो खींवसर विधानसभा नई बनने के बाद से अब तक कौन कौन कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में रहे और किसको कितना कितना मत मिला। तो उसमें अगर अपन देखते हैं तो सबसे ज़्यादा सवाई सिंह जी को 67,000 के करीब वोट मिले और वो भी केवल 17 दिन के अंदर। तो उन लोगों ने जब राय मशवरा किया, सब कुछ देखा, तो लगा कि अगर हमें वापस से कांग्रेस को जीवित करना है, वापस स्थापित करना है और जनता, कांग्रेस की जनता, वहाँ की जो जन भावना है वो इस परिवार के प्रति है, तो फिर उन्होंने हमसे बातचीत की। तो उन्होंने कहा कि अगर आप मैदान में जाना चाहते हैं तो हम आपको प्रत्याशी के रूप में भेजना चाहते हैं। तो हमने भी सहमति जताई कि जब जनता हमारी 17 दिन के अंदर, जनता जनार्दन ने हमें इतना आशीर्वाद दिया। और एक बात और भी है कि हार जीत तो देखो परमात्मा की जो इच्छा होती है। उसके बाद बहुत से लोगों ने हमसे कहा कि ये तो हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई कि हमने हमारा इतना अच्छा आदमी खो दिया। तो वो शायद इस बार भूल सुधारें और वो तो है ही मेरे साथ में, और मुझे तो उम्मीद है कि इस बार महिला शक्ति और जुड़ेगी तो हम बिल्कुल विजयी होंगे। एक तरफ तो आप कह रहे हैं कि इतने वोट पिछली बार लिए थे साहब ने बहुत कम दिनों के अंदर, और दूसरी तरफ अब मार्केट में ये समीकरण बना हुआ है कि आरएलपी पार्टी 20 साल से लगभग खींवसर में लगातार जन आधार उनका बढ़ता जा रहा है, और दूसरी तरफ रघुराम जी डांगा है भाजपा से, तो वो भी बहुत कम अंतर से पराजित हुए थे, और अब आपका टिकट आके ये पूरा त्रिकोणीय संघर्ष हो गया। तो आप किस उम्मीद से जनता से उम्मीद लगाए हैं कि आपकी तरफ वोट क्यों आना चाहेंगे? एक तरफ बेनीवाल कह रहा है कि मैंने विकास की झंडी लगा दी, दूसरे तरफ डांगा साहब कह रहे हैं कि भाजपा की सरकार है और भाजपा के राज में हमारा काम होगा, और आपके कौन से मुद्दे हैं जिनसे जनता आपकी तरफ मुड़ रही है? देखो पिछले 20 साल से यहाँ पर, जब से खींवसर नई विधानसभा बनी तब से आरएलपी पार्टी का ही यहाँ पर रहा है, और उसका एक मुख्य कारण ये है कि यहाँ पर कांग्रेस के किसी भी कद्दावर नेता को स्थापित नहीं किया गया और इस एरिया को खुला छोड़ दिया। अब जब खुला कांग्रेस ने छोड़ा तो फिर लोग बाग इधर उधर तो जाएंगे ही और नया अपना घर ढूंढेंगे ही। और दूसरी बात ये है कि अब आप देखिए कि बेनीवाल साहब का ग्राफ नीचे नीचे गिर रहा है। हमारे 2018 से का जो मार्जिन था उससे उपचुनाव के अंदर मार्जिन और कम हो गया जीत का, और उसके बाद में इस बार वाली विधानसभा के अंदर और भी कम हो गया। तो धीरे धीरे उनके जो आरएलपी के फॉलोअर्स थे वो दूर हो रहे हैं उनके कार्यशैली से, उनके परिवारवाद से। तो और दूसरी बात रही रेवंत राम जी की, जो भारतीय जनता पार्टी से टिकट लेकर के आए हैं, और पिछले तो यहाँ खींवसर के अंदर बेनीवाल जी को, आरएलपी को हमने ही कमज़ोर किया है, और ये हमने ही यहाँ पर अपनी जो दबाव की राजनीति, अन्याय की राजनीति, इस सब के खिलाफ हमारा परिवार ही खड़ा हुआ, और लोगों को ये विश्वास आने लगा कि भाई ऐसा नहीं है, हम अगर मजबूती से खड़े होते हैं तो एक ये परिवार है जो अगर हमारे साथ अन्याय होगा और दुशासन होगा तो ये हमारे साथ खड़ा रहेगा, और हम खड़े भी रहे हैं। कौन से मुद्दे आपके प्रमुख है कि ये काम हम करवाएंगे और जीत गए तो, और खींवसर में क्या बाकी है विकास में? एक तो मैं आपके पहले वाले प्रश्न का आधा ही उत्तर दे पाई, वो बोल रही हूँ कि जो भारतीय जनता पार्टी के जो उम्मीदवार हैं वो, पहली बात तो है कि वो आधी बोतल हैं। वो इस तरीके से हैं कि उनकी जो धर्मपत्नी है वो आज दिन भी आरएलपी के चिन्ह पे प्रधान है, तो उन्होंने इस्तीफा क्यों नहीं दिया? मैं ये जनता से भी सवाल करती हूँ और डांगा साहब से भी सवाल करती हूँ। अगर वो पूरी तरीके से फूल में हो गए तो आपकी खुद की धर्मपत्नी अभी तक आरएलपी के चिन्ह पर प्रधान है, तो कुछ तो जनता समझती होगी। और सबसे बड़ी बात है कि आप अभी तक उनको, जनता को धोखे में रख रहे हैं। तो अभी तो आपको जनता ने राज की चाबी नहीं दी है, फिर भी आप उनको धोखे में रख रहे हैं, तो फिर वो आप जनता के साथ क्या करेंगे? और दूसरी बात ये है कि और पिछले देखिए आप 11 महीने पहले से अपनी बीजेपी सरकार आ गई है, तो मैं जब इस क्षेत्र में कम से कम मैंने 40% से ज़्यादा एरिया कवर कर लिया, तो हर एक जने से मैं पूछ रही हूँ कि मुझे बताइए कि बीजेपी सरकार आने के बाद में जिनको बीजेपी ने पिछली बार भी उम्मीदवार बनाया था, तो पिछले 11 महीनों में आपके एरिया के अंदर क्या एक भी काम किया हो तो मुझे बताओ। और वो कह रहे हैं कि उन्होंने, रेवंत राम जी ने इस एरिया में, बीजेपी सरकार तो अभी भी है, एक भी कार्य नहीं किया है। जबकि 2018 के चुनाव में
हम नहीं जीत पाए, लेकिन फिर भी मैं आपको बताती हूँ कि खड़काली और गुड़ा भगवान दास, यहाँ की जनता ये चाहती थी, उन्होंने हमें ज़्यादा वोट नहीं दिए थे, फिर भी उन लोगों की ये मांग थी कि साहब हमारी इस पंचायत को आप खींवसर नागौर के अंदर ऐड करो। हमने करवाई, हमने कई जगह ट्यूबवेल्स खुलवाए और इतना बड़ा कार्य कांग्रेस की सरकार थी, हमने कराया कि हमने खींवसर बेल्ट को डार्क जोन से हटवाया। ये ढोलकियों की रोज रोज की जो जनता की दिक्कत थी उससे हमने निजात दिलाई। पिछले 15-20 साल से आरएलपी कह रही है कि जो भी काम हुआ है हमने ही करवाया है। अब यूं कहने को तो मैं भी कह दूं कि यहाँ सारा कुछ मैं ही करा रही हूँ, वो तो जनता खुद ही बोल रही है। मैं कल गई खींवसर की कच्ची बस्तियों के अंदर, ठीक है, वहाँ कुछ भी वो बोली कि मैडम पहली बार कोई प्रत्याशी हमारे घर तक आया है। उसी तरीके से मैं परसों गई थी कुचेरा में रामा क्षमा करने, तो मैं संपन्न घरों में नहीं गई, मैं गई जहाँ पर विकास, जहाँ कोई पहुँचता नहीं है, वहाँ मैं गई, तो वहाँ भी यही हाल था। लेकिन हनुमान जी बेनीवाल हमेशा कहते हैं कि मैंने सड़कों का इतना विकास करवा दिया कि जहाँ भी जाते हैं तो सड़कें ही सड़कें बनवा। सड़कें उनके द्वारा, देखो एक बात बताइए कि बीजेपी और कांग्रेस दो नेशनल पार्टीज हैं, ठीक है, और विधानसभा लो चाहे संसद लो, बात उसी की सुनी जाती है जिसका नंबर ज़्यादा होता है और पावर भी उन्हीं के पास होती है, ठीक बात है। तो जब आप एक सांसद हो या 2-3 एमएलए हो तो आपकी बात कैसे सुनी जाएगी? आपको लिमिट, हाँ ठीक है, आपको सांसद का कोटे का जो पैसा मिल गया या आपको जो एमएलए कोटे का मिल गया वो आप करा सकते हो, और बाकी आप रिकॉर्ड देख लो, मैं दावे के साथ कह सकती हूँ कि सब सड़कों का सैंक्शन ऑर्डर ले लो, ये सारी की सारी सड़कें कांग्रेस कार्यकाल के दौरान बनी है। बीजेपी ने भी आज दिन तक 11 महीने के अंदर एक सिंगल सड़क के बनने के ऑर्डर्स नहीं, सैंक्शन नहीं निकाली है। तो ये जो सब सड़कें चारों तरफ अपनी गाड़ियां चल रही है ना, ये सारी की सारी 1000 किलोमीटर जो है वो कांग्रेस सरकार ने बनवाई है। जैसे आप विकास की बात कर रहे हैं, आरएलपी कह रही है कि इस बार 20 साल से हमारा ग्राफ है और हमारी पार्टी डूब जाएगी, इस नाम से वोट मांग रहे हैं कि अब अगर इस बार आपने वोट नहीं दिया तो हमारी आरएलपी पार्टी खत्म हो जाएगी। डांगा साहब कह रहे हैं कि इस बार आपने वोट नहीं दिया तो मैं एक साधारण परिवार से हूँ, मैं खत्म हो जाऊंगा, और ये तो सहानुभूति से वोट मांग रहे हैं, और आप? मैं मेरी काबिलियत से वोट मांग रही हूँ। मेरे परिवार की पिछले 50 सालों की जो सेवा की है, मेरे पति ने जो पुलिस सेवा में रहते हुए उन्होंने कितने लोगों को सही मार्गदर्शन दिखा करके उनको रोजी रोटी में डाला है, और रात के आधी रात को भी उन्होंने हमेशा उनका फ़ोन उठाया मुसीबत में, और निस्वार्थ भाव से बिना किसी पैसे के ईमानदारी से उन्होंने जो इतने साल तक उनकी सेवा की है ना, वो बच्चा बच्चा बोल रहा है। मीटिंग के अंदर मैं जब बात करती हूँ तो हर मीटिंग में मेरे 3-4 लोग खड़े होकर के बोलते हैं कि साहब मुझे कोरोना हो गया था, अगर आधा घंटा मेरी को ऑक्सीजन नहीं मिलती तो मेरी पत्नी नहीं रहती। तो ये जो कार्य है ना, ये परमात्मा सब देख रहा है। इन सब बातों से आज मैं ख़त्म हो जाऊंगी, कल मैं ख़त्म हो जाऊंगी, इसके लिए जनता थोड़ी है कि आपको इतनी सुख सुविधाएं दे रही है। लेकिन उनके भाषण तो ये चल रहे हैं कि मैंने समाज को 25 साल दे दिए, मैंने परिवार खो दिया, और अब उनका परिवार से ही खड़े हैं। डांगा साहब भाषण में यही कह रहे हैं कि मैं आम साधारण आदमी हूँ और खींवसर की जनता खड़ी है, खींवसर की जनता ही वोट मांग रही है। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। आप बताइए कि अगर आप 25 साल से या 20 साल से राजनीति में हैं, तो मुझे ऐसा लगता है कि 20 साल की राजनीति के बाद में अगर किसी आदमी को, किसी नेता को इस ग्राउंड पे वोट मांगना पड़े कि मैं मर जाऊंगा या बच जाऊंगा, इसका मतलब उन्होंने कुछ काम नहीं किया है और जनता को केवल गुमराह किया है, दबाव की, लड़ाने की, आपस में नशा कराया है। मेरे को तो यही फीडबैक आ रहा है, और मैं खुद एक पढ़ी लिखी महिला हूँ, मैं जिधर भी जा रही हूँ मैं यही चीज़ देख रही हूँ कि जो नए बच्चे हैं वो केवल गुमराह हुए हैं, और उनके पेरेंट्स मुझे कह रहे हैं। आपका परिवार पढ़ा लिखा परिवार है, आप भी डॉक्टर पैसे से आए हैं, तो आप खींवसर की जनता आपको सुन रही है, आप कहेंगे कि पढ़े लिखे को वोट क्यों देना चाहिए, और अगर ज़्यादा एजुकेशन नहीं है या ज़्यादा किसी बड़े पार्टी से नहीं है तो उनको क्यों नहीं देना चाहिए? देखिए, जनता क्या होता है कि आप जैसा देखते हो ना वैसा बनते हो, है कि नहीं। अगर आप अपने नेता को देखोगे कि भैया वो गाली गलौज से बात करता है, महिला की आदर नहीं करता, या उनकी भाषा शैली ले लो, कार्यशैली ले लो, तो जो युवा पीढ़ी है वो उन्हीं को रोल मॉडल बना रही है। ठीक बात है।
और अगर वो आज की नारी शक्ति है कि भाई मैं बराथल में पैदा हुई, छोटे से गांव में पैदा हुई, वहाँ मैं प्राइमरी स्कूल भी पढ़ी हूँ, और उसके बाद में अगर मैं चिकित्सा विभाग में हाईएस्ट पद से रिटायर होती हूँ तो हर एक बच्ची के, नारी के मन में आएगा कि रतन यहाँ से पैदा हुई, रतन कहाँ पहुँच गई, तो वो मेरे जैसा बनना चाहेंगी ना। इंसान हमेशा वो चीज़ चाहता है ना कि देखता है कि भाई कौन अच्छा काम कर रहा है, किसका समाज में नाम है, क्या इज्जत है। तो मुझे तो यही लगता है कि मैं उन सब लोगों के लिए एक उदाहरण ही हूँ। और फिर अपनी 37 साल की पूरी नौकरी करके चिकित्सा विभाग में मैंने जन जन की सेवा की है। मैंने इस माध्यम से कभी 1 रुपया नहीं कमाया है, मैंने घर पे कभी मरीज़ नहीं देखा है। उसी तरीके से मेरे पति भी ईमानदार, सरल, सेवाभावी, और हम दोनों के तो महकमे ही ऐसे हैं कि पुलिस और चिकित्सा 24 घंटे सोती ही नहीं है। तो जनता को समझ आ रहा है कि उनको ये लग रहा है कि अच्छा, इतने भी अच्छे कैंडिडेट होते हैं जो जनता की इतनी भाव से बात करते हैं। और मैं तो जनता के माध्यम से, आपके माध्यम से कहती हूँ कि अभी सारी सरकार आएगी यहाँ पे। जब सरकार आपके बीच में आए, जब आपके मंत्री लोग बीच में आए, तो जनता जरूर सवाल करे कि 11 महीने तक हमारी सब योजनाएं क्यों बंद कर दी जो कांग्रेस सरकार ने इतनी अच्छी चालू की थी। 11 महीने तक जिनको हमने वोट दिया वो हमारे आपके बीजेपी के प्रत्याशी कोई भी काम क्यों नहीं करवा पाए। वो ट्यूबवेल की कहते हैं कि मेरे को तो ट्यूबवेल का जेईएन चाबी ही नहीं देता। तो आप 11 महीने में, आपकी सरकार थी, चाबी नहीं ले पाए, तो क्या आप अगले 4 साल में ले लोगे? तो मुझे तो डाउट है। नहीं, आप क्या सोचते हैं, जैसे जनता अगर आपको यहाँ से जिता के भेजेगी तो आप क्या काम करवाएंगे और एन जेएन सारे काम करेंगे धड़ाके से? देखो, बात ये होती है, सरकारी कर्मचारी जो है वो भी एक इज्जत का हकदार है और काम करने का तरीका होता है। आप चपरासी से लेके हाईएस्ट पोस्ट को हर एक कड़ी इम्पॉर्टेंट होती है। तो हर एक को आप इज्जत दो, काम काम के तरीके से करवाओ, उनको धमकाओ मत, उनको अपने कार्य के प्रति आप अच्छे से बात करोगे तो भी होएगा। और हमारे जो 34 साल के मेरे पति सवाई सिंह जी के और मेरे इतने संबंध हैं राजकाज में जो अधिकारियों से, कि हमारे काम तो साहब, यहाँ से कोई जना कहता है कि साहब मेरे ये काम अटक गया यार, मेरे इसको फलाने को कहना है, तो ये कहते हैं तुम तो फ़ोन करो और एक व्हाट्सअप कर दो, तुम्हारा काम हो जाएगा। और हुए, हजारों काम हुए। अब जनता का क्या है कि ज़्यादातर लोग क्या है कि काम करा के और उसका गुण नहीं समझते हैं और लंबी चीज़ नहीं सोचते हैं, बहुत शॉर्टकट में बस छोटा सा फ़ायदा हुआ और फिर पलट जाते हैं। तो उससे लॉन्ग रन में नुकसान तो जनता का ही हो रहा है। जब आपको एक इतना भला पढ़ा लिखा जो पिछले 40 सालों से आपकी सेवा कर रहा है और आप खुद कहते हो कि साहब हमारे इतो काम कराए हो, मैं बट गया तो साहब यूँ करियो, मैं और कोरोना के टाइम तो कोई भी नेता यहाँ का नहीं करवा पाया जो सवाई सिंह जी ने काम किया है। जो अपने यहाँ के राजस्थान के मजदूर जो महाराष्ट्र, तेलंगाना, हैदराबाद और उधर जो अटके थे बॉर्डर पे, उनकी गाड़ियाँ, हजारों मजदूरों को साहब ने फ़ोन करके छुड़वाया है। तो क्या ऐसा, ये तो बिना राजनीति के ही हम कर रहे थे। तो वो तो हमारी धन है ही, वो तो हमारी पूंजी है ही, कमाई है ही अनुभव की। और उसके साथ के साथ अगर हमें राजकाज में एक इस माध्यम से एक कलम की पावर देते हैं तो फिर तो गाड़ी सरपट दौड़ेगी। विकास की इसमें कोई दो राय नहीं। और हम तो आए ही सेवा करने हैं, परमात्मा की बहुत कृपा है। तो ये जो हमको, हमारे भाई घर परिवार तो सब हमारा यही है। जैसे आप डॉक्टर पेशे से आए हैं, तो आपकी अगर अनुभव की बात करें तो आपका जीवन कैसा रहा है डॉक्टर लाइन में? आपने कितना अनुशासन से पूरा जीवन को हैंडल किया है? देखिए, मेरी शादी हुई जब तो मैं केवल 18 साल की थी। मैंने एमबीबीएस की पढ़ाई और एमडी की पढ़ाई, सारी पढ़ाई शादी के बाद की है और हमेशा टॉप किया है। और उसके साथ के साथ मैंने जहाँ भी मेरी बाड़मेर, सिरोही, माउंट आबू, बीकानेर, गजनेर और फिर जयपुर, एसएमएस में भी मैं रही हूँ 4 साल तक। उसके बाद में मैं सेंट्रल सर्विसेज के 300 बेडेड हॉस्पिटल से रिटायर हुई हूँ। और बाड़मेर से लेके आज तक का आप वहाँ अगर किसी ने मेरे साथ काम किया हुआ है तो मेरी कार्यशैली आप उनको पूछ सकते हैं और मेरी ईमानदारी को उनको पूछ सकते हैं। और उसके अलावा मैं महिला उत्पीड़न उसकी कमेटी की भी चेयरपर्सन रही हूँ। और उसके अंदर मैं जहाँ 2 इंस्टीट्यूट की चेयरपर्सन थी, वहाँ मैंने महिलाओं के लिए उनके मतलब वर्क प्लेस को इतना कंफर्टेबल बना दिया था कि मेरे चेयरपर्सन बनने के बाद एक भी कोई ऐसी शिकायत नहीं आई कि किसी का ये हो कि हमारी फीमेल वर्कर्स के साथ में कुछ किया जाए। और अस्पताल में
कोई भी महिला को थोड़ी बहुत भी दिक्कत होती थी तो सब रतन मैम के पास आते थे, क्योंकि रतन मैम उनके लिए हमेशा खड़ी रहती थी। तो मैंने तो अपनी नौकरी को बहुत ईमानदारी से, कर्तव्य निष्ठा से, और मैं जितनी मेरी काबिलियत है उससे 2 कदम आगे बढ़ के ही उनका काम किया। और उसके साथ के साथ जो मेरे साथ के डॉक्टर्स हैं, जो राजस्थान में सभी जगह हैं, जहाँ भी मेरे मिलने वालों को या किसी भी व्यक्ति ने हमसे संपर्क किया तो मेरी उसको सहायता जरूर से मिली है। आप कह रहे हैं कि हमेशा आपने टॉप किया है, क्या इस बार खिंवसर के विधानसभा भी आप टॉप पे रहेंगे? लग तो रहा है, तैयारी ठीक चल रही है और हर दिन जो है वो ग्राफ बढ़ रहा है। और हमारे पूरे परिवार की ये आदत ही रही है कि जब हम कोई कार्य अगर हाथ डाल लेते हैं उस काम में, तो हमारी जितनी कैपेसिटी है उससे ज़्यादा ही हम अच्छा करके दिखाते हैं। तो मुझे तो पूरा विश्वास है कि जनता खिंवसर में सबसे बड़ा 2 बेल्ट है, एक तो थली बेल्ट है और एक ये सड़क पट्टी है। तो आपको सबसे ज्यादा अभी कौन सी पट्टी में आप ज्यादा घूमे हैं, जिसमें ऐसा लग रहा है कि इस साइड में कांग्रेस का ग्राफ बढ़ रहा है, या लोग अब थक चुके हैं हमेशा उनको वोट दे दे के? वो तो इम्पैक्ट आ ही रहा है। और कुछ देखो, खिंवसर विधानसभा का ये दुर्भाग्य है कि बार बार चुनाव होते हैं, तो उससे जनता का भी कामकाज सफ़र होता है, राजकाज भी सफ़र होता है। तो ये तो एक प्रक्रिया गलत ही हो रही है। और बाकी मैं मेरा जितने भी मेरे कुछ तो वैसे थली बेल्ट मेरा कल से चालू होगा ज़्यादा, कुछ कवर हुआ है लेकिन कल से ज़्यादा होगा। हरिंदर क्योंकि थली बेल्ट में कांग्रेस की पैठ ज्यादा है। हाँ, और कल से ज़्यादा चालू होगा। और कल से हरिंदर मिर्धा जी भी, वो मेरे जीजाजी हैं, कल से हमारी साथ ही चलेगी। तो कल से हमारा थली बेल्ट चालू होगा। सालक पट्टी में भी मुझे तो बहुत अच्छा लोगों का वो मिला, और फीमेल्स को देखते हुए तो मुझे बड़ी खुशी है कि लोग बागों को लग रहा है कि इस बार पहली बार कोई ढंग का प्रत्याशी, क्योंकि पिछली बार सालक पट्टी में कांग्रेस ने बहुत कम वोट लिए थे, तो इस बार लोग मान रहे हैं कि आपकी भी रिश्तेदारी इस क्षेत्र में ज़्यादा है और वोट बैंक इस बार कांग्रेस इधर छेद कर रही। नहीं साहब, जब सवाई सिंह जी खड़े हुए थे तब भी हमें सालक बेल्ट में बढ़त थी नेताजी से, हमारे को थली बेल्ट में कम मिले थे। और मिलने का बड़ा कारण था बूथ कैप्चरिंग। उस वक्त हम 17 दिन में हमारे पास इतनी टीम एकदम से नहीं खड़ी कर पाए, तो बूथ लेवल पे हमारा जो खड़ा रहना चाहिए था नुमाइंदा। तो राजनीतिक में ये ऐसा भी चलता है, बूथ कैप्चरिंग और श्याम दंड भेद सब चलता है, पैसा भी चलता है। और मैं तो इस माध्यम से जनता को कहना चाहूँगी कि प्रलोभन में ना फंसें। और इस बार मुझे लग रहा बूथ कैप्चरिंग तो दोनों बोतल आपस में ही मोर्चे संभाल लेगी, तो शायद इतनी दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि दोनों की पढ़ाई तो सेम की हुई है, थाने ठाई है। तो वो है। और प्लस इतने समय में लोगों को पहले विश्वास नहीं था कि ये परिवार हार होने के बाद भी इतनी दृढ़ता से हमारे साथ खड़ा रहेगा। तो अब उनको लग रहा है कि हम चाहे गलत बात के अगेंस्ट हम अपनी बात रखा तो ये परिवार मान ला रहे हैं, तो उसका भी फर्क पड़ता है। कितने टाइम से आपका परिवार राजनीतिक से जुड़ा हुआ है, थोड़ा सा संक्षिप्त में? मेरे ससुर जी श्री महाराम जी चौधरी साहब जब अपने राजस्थान में देश में पंचायती राज लगा था तो सबसे पहले वो मूंडवा के प्रधान रहे हैं। तो हम तो नए हैं नहीं, पिछले 50 साल से इसी उसमें हैं। और 2 बार प्रधान रहे हैं, कोऑपरेटिव के चेयरमैन रहे हैं, फिर नागौर से एमएलए रहे हैं, फिर मेरे जेठ जी यहाँ हमारे गांव से सरपंच रहे हैं, अभी मेरी जिठानी गांव से सरपंच है। तो हम तो शुरू से ही जुड़े हुए। हमारा तो देखिए, जनता अगर समझती है तो हमारे पास जयपुर और सरकारी वाला भी एक्सपोजर पूरा है और राजनीति और ग्रामीण परिवेश वाला भी एक्सपोजर पूरा है। तो एक तरफ तो अगर आप देखें तो एक तरफ आपका परिवार राजनीतिक से जुड़ा हुआ है लंबे पीढ़ी से, दूसरी तरफ डांगा साहब कह रहे हैं कि हमारे पिताजी सरपंच 3 बार रहे और शुरू से ही राजनीतिक से जुड़े हुए हैं। इधर आरएलपी बेनीवाल जी कह रहे हैं कि मेरे पिताजी एमएलए रहे हैं और वो भी जुड़े हुए हैं। तो खिंवसर की जनता हम क्या सोच के वोट करना चाहिए आपकी अगर हम बात करें? मैं तो खिंवसर की जनता को आपके माध्यमों वही अपील करनी चाहूँ कि जुड़ी उड़ा तो देखो अब राजनीति चले जो वो हुई, ऑब्वियसली है कि भैया तो हुई, पर वहाँ 50 साल माई सबों अच्छो जन सेवा रो काम को करियो, बिन चीज़ ने देखो कि थाने राजनीति में महाराम जी खिंवसर बेल्ट्री काफ़ी सारी जगह एरियो है, वो पहला नागौर विधानसभा क्षेत्र में आतो। तो मैं अब बार बढ़ जाऊँ जन बट पे बताओ ऐसा, मैं राम जी मारे आई स्कूल कराई, मैं राम जी मारे ओ करायो, मैं राम जी मारे ओ करायो। मैं तो को नहीं हुणी हूँ बटे कि भाई कोई रामदेव जी की करायो।
या कोई डांगा साहब के पिताजी बटकिंग करायो, है ना। और सरपंच का तो एक दायरा भी बहुत छोटा होता है ना। एमएलए साहब का दायरा बड़ा होता है, वो बात ठीक है। और भाई जनता को खुद को चूज करना, वो सुने अपने पड़ोसी से सुने कि भैया मैं लेकिन आजकल सुनते तो लोग फोन है कि फोन के ऊपर लोग क्या चढ़ा रहे हैं वो सुनते हैं। अब चढ़ाने वाले आप ही लोग हो। अगर आप सही कैंडिडेट की सही बात जनता के बीच ले जाना चाहोगे तो आप वो चीज़ चढ़ाओगे। और कि मैं भोड़ो हूँ, मारो यूं हूँ जी, तो भाई जनता बिन वास्ते थोड़ी है। जनता और जो को इतो इलेक्शन में पयो खर्च हो रियो है, सब कुछ हो रियो, तो ए जनता रही पया है। सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया समाज के ऊपर सबसे ज़्यादा अभी असर कर रहा है। चाहे सोशल मीडिया के ऊपर 2 प्लेटफॉर्म है, लोग जो चीज़ चाहे वो देख सकते हैं। क्या कहना चाहेंगे सोशल मीडिया के बारे में? ये जो सोशल मीडिया है ना, इसके दोनों पहलू है, रोटी रो अटी लोई है और बठी लोई है। अब ओ अगर पढ़ी लिखी और कामयाब होने वाली अगर हमारा भाई भतीजा युवा पीढ़ी हुई तो बाबा चीज़ देगी। और माने भाई पढ़ाई लिखाई की तरफ नहीं ध्यान दे और अटे यूं ही कैमरा में घूमना और हा हो करना है तो बात चीज़ देखी। और तो निर्भर करे। अब मेरे को तो समय ही नहीं, मैं तो टीवी देखती ही नहीं कभी, मेरे को टाइम ही नहीं मिलता, मेरे इतने काम है। तो हाँ, जाट समाज का बहुत बड़ा धड़ा है खींवसर विधानसभा में। और दूसरी तरफ जो आजकल खरनाल मेले के अंदर जो घटना हुई, आपने भी सुना देखा होगा कि मंच के ऊपर आपस में तांतु में माँ हुई और पूरा समाज देखता है। और जो भी प्रत्याशी जाता है तो समाज के वोट बैंक सबसे इम्पोर्टेंट है। क्या कहना चाहेंगे समाज के लोगों को? मैं तो जो तेजा स्थली पे जो पिछले दिनों जो कुछ हुआ वो हमारे पूरे समाज के लिए बहुत ही शर्म की बात है। और किसी भी धर्म स्थली को इस तरीके से राजनीतिकरण नहीं करना चाहिए, वो सबके हैं। और हमारे समाज को दूसरे समाजों से सीखना चाहिए। अब जाम्बोजी महाराज के होता है तो वहाँ भी बहुत बड़े बड़े नेता हैं विष्णुइयों में, लेकिन कितने नियम कानून से चलते हैं। तो हमें भी यही चीज़ को लेना चाहिए। और जो राजनीति है उसको सड़क पे छोड़ो और स्थल पे पहुंचने से पहले ये जाट समाज का हमारे लोक देवता हैं, पूरा विश्व उनको पूजता है। और वहाँ पर किसी भी दल का या कुछ लोगों का अधिकार नहीं होना चाहिए। और ये इस स्थली को पूजनीय स्थली मानते हुए सबको वहाँ ये मंच है, भाषणबाजी कुछ नहीं होनी चाहिए, मैं तो ये कहती हूँ। और वहाँ जाओ, आप अपने लोक देवता को, समाज के देवता को आप अपना प्रणाम करो, अच्छी भावना रखो और उस स्थल को इतना सुंदर और इतना आदरणीय और वैसा बनाओ कि हर एक जना वहाँ जाने से पहले ही उसके मन में बस वहाँ प्रणाम करने के ही आए, अपने आप को वहाँ प्रूव करने के नहीं आने चाहिए। और बात हो तो भी समाज सुधारना चाहिए, बिल्कुल। और बात होए तो वो वहाँ मंच के माध्यम से नहीं, आप दूसरी जगह अपना शांति से, कोई हॉल है, कोई जगह है, वहाँ बैठ के, और सब समाज करते हैं। एक हमारे समाज के अलावा ये मुझे देखने में आ रहा है सब समाज अपने नियम कानून से चलते हैं। तो हमको भी चलना चाहिए, ये हमको भी सीखना चाहिए। और जितना जल्दी हमारा समाज ये चीज़ सीखेगा उतना ही हम आगे बढ़ेंगे। राजनीतिक में सहानुभूति कितनी काम करती है और विकास कितना काम करता है आपके हिसाब से वोट लेने में? वोट लेने में अब ये तो जनता ही है, अलग अलग एरिया की जनता का अलग अलग भाव होता है। कई जगह सहानुभूति का रोल भी हो सकता है, कई जगह विकास का भी। पर यहाँ तो मुझे ना तो कोई सहानुभूति जैसी बात लग रही है ना कोई विकास जैसी बात लग रही है। सहानुभूति किस बात की? लोग मॉल देख के वोट देते हैं। लोग, अगर जनता समझदार है, जनता जनार्दन है, वो सोशल मीडिया एक बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है जिससे वो अपने तीनों कैंडिडेट्स को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, उनके कामकाज को अभी उन तक वो बात पहुंच रही है। तो मैं तो ये पूरा विश्वास करती हूँ कि अब वो सब जगने चाहिए, और अभी नहीं जगेंगे तो फिर कभी नहीं जगेंगे, ये है तय। फिर अगर आपको उनको वैसे ही नेता चाहिए तो फिर आपके बीच में कोई पढ़ा लिखा, अच्छी बात करने वाला, जो जन जन की सेवा के भाव से आ रहा है, वो नेता नहीं आएगा। ये देखिए डॉक्टर रतन चौधरी जो कह रहे हैं कि अभी अगर खींवसर नहीं जागा तो कभी नहीं जागेगा। आप वोट दें उस समय शिक्षित जो कैंडिडेट है उनको ध्यान में रखें और विकास के मुद्दे पे वोट दें। खूब लंबी बात करके मैं आपके साथ में ये वीडियो शेयर कर रहा हूँ। आप भी इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे सब लोगों के पास में इनकी बात भी पहुंचेगी। और आप कमेंट में ये ज़रूर बताएं कि इस बार खींवसर में कौन बाजी मार रहा है और क्या समीकरण है।
आप आने से एक तो निश्चित हो गया कि अब कोई ये तो ताल ठोक के नहीं कह सकता कि हम जीत गए, नहीं जीतेंगे तो हम ही, ये मुझे पूरा विश्वास है। वो भी नहीं कह सकते पहले कि हम जीत गए। वो अब कह नहीं सकते ना, क्योंकि हम मैदान में आ गए। हम मैदान में आए हैं तो कुछ डिफरेंस के साथ आए हैं, कुछ काबिलियत के साथ आए हैं, कुछ तरीके से आए हैं। तो सिंपैथी और कि भाई अब आरएलपी ख़त्म हो जाएगी या मैं ख़त्म हो जाऊंगा, ये सब बातों से ये इलेक्शन का मुद्दा जहाँ तक मैं समझती हूँ नहीं होना चाहिए। हम भी ऐसे तो कह दें कि भैया अब मेरे को अगर आपने नहीं जिताया तो क्या हुआ, काम तो फिर भी करेंगे, अब तक भी करते आए हैं और आगे भी करेंगे। और ये तो जनता देख ही रही है कि पिछली बार चाहे हम नहीं जीत पाए तो भी हमने तो जनता के काम किए। देखो हमने तो बेड़ा ही उठा लिया कि हमने तो काम करना ही है। अब ये है कि अगर आप पावर दोगे तो ज़्यादा काम होंगे, पावर नहीं दोगे तो हमारे जो संबंध है उससे तो हम करेंगे ही। बिल्कुल सही है। ये देखिए डॉक्टर रतन चौधरी, इनकी पूरी बात मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, आपकी प्रतिक्रिया आप ज़रूर दें। कितने लंबे टाइम से आप इनके परिवार से जुड़े हुए हैं, आपके कौन कौन से काम हुए हैं, तो आप खुल के कमेंट में लिखें। आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर भी करें और कमेंट ज़रूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। राम राम साहब, आप भी राम राम मांझो। हाँ साहब, बिल्कुल धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद साहब। और